PMS टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके बिकॉज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो आई वॉज अनएबल टू रिकॉर्ड द वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी। आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें चीज़ें वो ये है कि अफोर्डेबिलिटी क्या है। इन ऑर्डर टू नो either people are affordable or not, you must firstly know the definition of affordability. ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी की टर्म को हम पहले देख लेंगे कि है क्या। देन वी विल डिस्कस डिमांड एंड सप्लाई साइड इशू। ठीक है, और फिर हम वे फॉरवर्ड देखेंगे, और वे फॉरवर्ड भी हम इसी तरह से देखेंगे कि किस तरह से हम डिमांड और सप्लाई साइड इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं ताकि हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके और इस इशू को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो भाई अफोर्डेबिलिटी क्या है। Affordability doesn't only mean being able to afford to buy or rent a house, but also being able to live in it. Means affordability जो है ये टर्म एक ब्रॉडर टर्म है। It doesn't only mean कि आपने घर खरीद लिया या रेंट पे ले लिया। ठीक है, उस हाउसिंग हाउस की मेंटेनेंस, ठीक है, अपनी बेसिक नीड की सस्टेनेंस, ठीक है, सस्टेनेंस ऑफ योर बेसिक नीड्स, हाउस की मेंटेनेंस, और जो आपने लोन लिया है, जो आपने उसका जो रिटर्न है वो भी आप कर सकें। ठीक है, तो तब आप कहेंगे कि ये हाउस आपके लिए अफोर्डेबल था। अगर आपके पास जो जमा पूंजी है आपने सिर्फ उससे घर खरीद लिया, नाउ आप हैंड टू माउथ हो गए हैं, आपके पास खाने को पैसे नहीं है, आपके पास हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि आपने जो लोन लिया उसको रिटर्न कर सकें, तो ये भी चीज़ नॉन अफोर्डेबिलिटी में आएगी। दैट मीन कि वो पर्सन उस हाउसिंग स्कीम को, उस हाउस को अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, फिर हमें वर्ल्ड बैंक ने कुछ मेथड बताए हैं अफोर्डेबिलिटी के मेजर करने के। तो उसमें से एक मीडियन इनकम मेथड होता है जिसमें ये कहते हैं कि जो हाउस की प्राइस है ऑब्वियसली वो ज़्यादा होती है, लेकिन इट मस्ट नॉट एक्सीड द 3 times, ठीक है, देन एनुअल इनकम ऑफ हाउस होल्ड। एक घर में रहने वाले जितने अफराद हैं उनकी अगर आप एनुअल पे निकालते हैं तो उस एनुअल पे की 3x या उससे लेस होनी चाहिए हाउसिंग की कॉस्ट। ठीक है, या एक और मेथड होता है जिसमें आप कहते हैं कि जो 30% जो आपकी इसको आप रेजिडुअल इनकम कहते हैं, रेजिडुअल इनकम मेथड। रेजिडुअल इनकम मेथड भी ये है कि घर के ऊपर खर्च करने के बाद आपकी रेजिडुअल इनकम इतनी हो कि वो आपकी बेसिक नीड्स को सस्टेन कर सके। ठीक है, रेजिडुअल इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं डिमांड साइड के इश्यूज क्या हैं, और फिर हम सप्लाई साइड के इश्यूज देखेंगे। डिमांड साइड के इश्यूज ये हैं कि लोग हाउस क्यों नहीं अफोर्ड कर पाते। सबसे पहली रीज़न कि अनएम्प्लॉयमेंट की है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर वेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं, यानी जो आपकी पेज हैं वो पे लिविंग वेज नहीं है, यानी उसके अंदर गुजारा करना बहुत मुश्किल है, लोग हैंड टू माउथ हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट दे कांट अफोर्ड टू बाय और रेंट अ हाउस। ठीक है, फिर उसके बाद ये कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और हाउसिंग कॉस्ट डिसप्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हुई है, इसलिए लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और डिमांड साइड का एक और इशू ये है कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से भी फिर इन्फ्लेशनरी पुश जो है वो आपको जनरेट होता हुआ नज़र आता है। अब ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ किस चीज़ की हुई है। एक तो आपके अर्बन सेंटर्स की रैपिड ग्रोथ, जिसकी वजह से शहरों के अंदर लैंड जो है वो स्कार्स हो गई है, ज़मीन ही नहीं है। ठीक है, दूसरा ये कि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। इन दोनों रीजंस की वजह से
डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। जब डिमांड एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज़ होती है तो इकोनॉमी का प्रिंसिपल है, तो फिर ये होता है कि इन्फ्लेशनरी जो फैक्टर है वो आपको नज़र आता है। ठीक है, फिर उसके बाद सप्लाई साइड के इश्यूज क्या है। देख, सप्लाई साइड का सबसे पहला इशू स्कार्सिटी ऑफ लैंड है। अब यहाँ पे जो सप्लाई साइड के इशू में स्कार्सिटी ऑफ लैंड है, उसकी रीज़न ये है कि आपकी अर्बन स्प्रॉल है, यानी लो डेंसिटी हाउसिंग ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जोनिंग नहीं की हुई है। ठीक है, फिर इसकी वजह से जो है लैंड स्कार्स होती जा रही है। जोनिंग का मतलब ये होता है कि आप बाउंड्री बना देते हैं कि ये एरिया रेजिडेंशियल होगा, ये एरिया कमर्शियल होगा। आजकल जो कमर्शियलिज्म का ट्रेंड चल पड़ा है उसमें आप देख सकते हैं कि जोनिंग के प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहे होते हैं। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी कमर्शियल मार्केट, कमर्शियल बिजनेसेस वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वहाँ पर हाउसिंग के लिए लैंड कम पड़ जाती है। ठीक है, तो लैंड जो है वो स्कार्स हो रही है। इसकी एक और रीज़न जो है वो लैंड स्पेकुलेशन भी है, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ का बनना भी है। ठीक है, फिर मॉर्टेज मार्केट। मॉर्टेज मार्केट जो है दुनिया में हर जगह लोग हाउस जो है वो इसी तरह से बाय करते हैं कि वो मॉर्टेज के थ्रू बाय करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये मार्केट डेवलप नहीं है। ठीक है, जो बैंक्स होते हैं वो लोन देते हुए हेजिटेट करते हैं कि अगर ये डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। ठीक है, फिर इन्वेस्टर्स इन मार्केट। अब ये जो वो इन्वेस्टर्स हैं जो कि हाउसिंग में जिन्होंने इन्वेस्ट करना है, तो लो इनकम, मीडियम इनकम लोगों के लिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि कॉस्ट ज़्यादा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्जेम्पशन उनको ज़्यादा नहीं मिलती हैं, उसके पास रिटर्न उनको ज़्यादा नहीं मिलता प्रॉफिट का, तो वो क्यों ऐसे हाउसिंग स्कीम्स बनाए। ठीक है, फिर लीगल इश्यूज होते हैं, ज़मीन की टाइटलिंग के, उसको ज़मीन लेना। ठीक है, फिर उसके ऊपर टैक्सेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। ठीक है, बिजली के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन उस एरिया के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेट कर दी जाती हैं। ये सारे सप्लाई साइड के इश्यूज हैं जो कि हाउसिंग को नॉन अफोर्डेबल बना रहे हैं लोगों के लिए। अगर आप वे फॉरवर्ड देखें तो वे फॉरवर्ड में आपने डिमांड और सप्लाई साइड दोनों इश्यूज को एड्रेस करना है और बताना है कि आप इन दोनों इश्यूज को किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। अगर हम डिमांड साइड के इश्यूज देखें तो उसमें तो आपने देखें जी ये करना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, जिसके लिए आपने स्टार्टअप्स को जो है, होम बिजनेसेस, होम इंडस्ट्रीज, इनको जनरेट करवाना है, इसके कल्चर को जनरेट कराना है, ब्रेन ड्रेन को आपने जो है वो कम करना है। फिर आपने जो मिनिमम वेज है उसको लिविंग वेज के इक्वलेंट करना है ताकि लोग अपनी एंड्स तो मीट कर सकें ना। फिर इजी क्रेडिट्स आप जो है लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रोथ की जैसे हमने बात की थी, तो रूरल और अर्बन सेंटर के दरमियान में ग्रोथ को आपने बैलेंस रखना है। ठीक है, ये बैलेंस आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने रूरल एरियाज़ के अंदर भी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएं, वहाँ पर भी आप एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें। जैसे रूरल एरिया के अंदर जो है बहुत सारी फार्मिंग इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, डेयरी प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। ठीक है, वहाँ पर लोगों को छोटे छोटे स्टार्टअप्स करके दें, उनकी जो बेसिक नीड है वहाँ पर वो मीट करवाएं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो है वो उनको दें ताकि वो बड़े शहरों का रुख कम करें, क्योंकि जब वो रुख करते हैं अर्बन सेंटर्स का तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, फिर वहाँ पर लैंड स्कार्स होती है, डिमांड इंक्रीज होती है और हाउसिंग स्कार्सिटी बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद एक और रीज़न, एक और जो है वो पॉपुलेशन भी है, तो आपने पॉपुलेशन कंट्रोल को भी यकीनी बनाना है। सप्लाई साइड के इश्यूज को आपने किस तरह से जो है एड्रेस करना है। सप्लाई साइड के इशू को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले लैंड स्पेकुलेशन को काउंटर करना है। ज़मीन जो है वो कम होती जा रही है और जो है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो करना क्या है कि जो बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं इसके अंदर पहला प्रिंसिपल तो इंक्लूसिव जोनिंग का होना चाहिए, यानी आपकी हाउसिंग सोसाइटी तब तक रजिस्टर ना हो जब तक मीडियम इनकम या लो इनकम लोगों के लिए वहाँ पर हाउसिंग का कोई प्रोजेक्ट ना हो, कोई जोन ऐसा स्पेसिफाइड होना चाहिए जो वो लोग अफोर्ड कर सकें। फिर आपने इनफिल डेवलपमेंट करानी है अर्बन सेंटर्स के अंदर। इनफिल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपने
लो डेंसिटी एरिया के अंदर डेवलपमेंट को प्रमोट कराना होता है, बजाय इसके कि आप सब अर्थ के अंदर लैंड लेके और वहाँ पर हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करवा दें। तो इनफिल डेवलपमेंट को आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इवन ये लो इनकम हाउसिंग हो, ये दूसरी हाउसिंग हो, जब आप इनफिल डेवलपमेंट करेंगे तो लैंड स्कार्स नहीं होगी, लैंड स्कार्स नहीं होगी तो लैंड के प्राइसेस हाई नहीं होंगे, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी जो है वो रेंज में रहेगी। फिर उसके बाद लैंड का मसला ये भी होता है कि लैंड महंगी है, लोग खरीद नहीं सकते, तो इसके अंदर होता है इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि वो लैंड जो है वो प्राइवेट आपके जो लोग होते हैं उनके पास होती है, वहाँ पर आपने कोई हाउसिंग स्कीम डेवलप करनी है तो उसके लिए जो है ट्रेडेबल लैंड कोटाज होते हैं कि आप लैंड उनको ट्रेडेबल लैंड कोटाज दे सकते हैं कि आप ये लैंड हमारे साथ ट्रेड कर लो किसी और जगह, आप वो लैंड इजीली उन लोगों से एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये चाइना के अंदर यूज़ हो रहा है, इंडिया के अंदर यूज़ हो रहा है, तो इसको हम पाकिस्तान में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक होता है लैंड ओनरशिप के मसले को हल करने के लिए आप कम्युनिटी ओनरशिप दे दें लोगों को, या फिर एक और चीज़ है तीसरी, वो है लैंड लीज पे दे दें। ठीक है, कम्युनिटी ओनरशिप यानी कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी जो है वो कलेक्टिवली लोगों को दे दी जाए, जो जितना कंट्रीब्यूट उसमें कर सकता है वो करे। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपने हाउसिंग स्कीम्स बनानी है वो प्लान रियलिस्टिक होने चाहिए। रियलिस्टिक प्लान होने का मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसे लो इनकम मीडियम इनकम लोगों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जहाँ जो उनकी एम्प्लॉयमेंट सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, या वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, या ये कि उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता है। तो इन तीनों केसेस के अंदर लोग वहाँ पर आबाद नहीं होते हैं। इसमें कुरंगी टाउन को आबाद करने की इस तरह से कोशिश की गई थी नॉर्थ कराची के अंदर। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने एक स्कीम शुरू की थी। ठीक है, 2.5-2.5 फुट के वो लेकर फ्लैट छोटे छोटे बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर जो एनर्जी की फैसिलिटीज़ थी वो अवेलेबल नहीं करवा सके ये लोग। फिर वो जहाँ पर लोगों की फैक्ट्रीज थी वहाँ से वो एरिया बहुत ज़्यादा दूर था, तो इस तरह से ये हाउसिंग स्कीम जो है वो फेल हो गई थी। ठीक है, तो आपने प्लान जो बनाने हैं वो रियलिस्टिक बनाने हैं और अफोर्डेबिलिटी की कंप्लीट डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए बनाने हैं। आपने लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग देना है। अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब ये है कि जहाँ आप घर उनको दे रहे हैं, फिर वहाँ से वो अपनी वर्क प्लेस तक जाना भी अफोर्ड कर सकेंगे, और उस एरिया के अराउंड उनको बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर कल्चरल प्रेफरेंसेस भी लोगों की होती हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपने हाउसिंग स्कीम जो है उनको बनाना होता है। ठीक है, मॉर्गेज मार्केट को गवर्नमेंट डेवलप कराती है। ठीक है, उसके बाद इंसेंटिवाइज करना है आपने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को, क्योंकि देखें इन्वेस्टर डेवलप नहीं करते क्योंकि इन्वेस्टर का रिटर्न ऑफ प्रॉफिट कम होता है, तो आपने उनको इंसेंटिव्स देने हैं। जैसा कि अगर आप एक लो इनकम मीडियम इनकम हाउसिंग सोसाइटी हमें बना कर देते हैं तो हम आपके लिए जो प्रोसेस है किसी और जगह पे इसको आसान कर देंगे। हम आपके लिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स का जो क्राइटेरिया है वो इंक्रीज कर देंगे। हम आपको थोड़ी सी कम पैसों पे वहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन कराने देंगे, यानी किसी भी किस्म का कोई रिटर्न जो है आप इन्वेस्टर को दें ताकि इंसेंटिवाइज्ड हो वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के अंदर। ठीक है, टैक्स लो कर दें। ठीक है, इसको आप कहते हैं इनवर्स इंसेंटिव, यानी यहाँ बना दो, वहाँ हम आपको, यहाँ आपका प्रॉफिट कम भी हो रहा है तो वहाँ हम आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर देंगे, वहाँ आपको कमर्शियल लैंड सस्ती दे देंगे। ठीक है, वहाँ आपके लिए बिजली गैस के कनेक्शन के लिए आसानी कर देंगे। फिर उसके बाद टैक्स आपने ज़मीन के ऊपर, उसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है, टाइटलिंग के ऊपर, ये सारा जो प्रोसीजर है, एक तो आपने इसको ईजी करना है। ठीक है, लोगों के लिए, और उसके ऊपर जो टैक्सेशन है उसको लो करना है ताकि जो आपकी मीडियम इनकम और लो इनकम लोग हैं वो हाउसिंग को अफोर्ड कर सकें। ठीक है, दैट्स हाउ आप हाउसिंग की अफोर्डेबिलिटी को यकीनी बना सकते हैं। ठीक है, 10 मिलियन का बैकलॉग है बाय द वे पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग का। अच्छा, एक छोटी सी और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जब हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी आप इंश्योर नहीं करते तो क्या होता है। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी ना हो तो क्या होता है, तो देखें अर्बन स्लम्स डेवलप होते हैं। ठीक है, लोग जो गवर्नमेंट की ज़मीन खाली पड़ी होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वहाँ पर कोई फैसिलिटी है या नहीं है,
ठीक है, वो उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, वहाँ पर वो रहना शुरू कर देंगे। स्लम डिवेलपर्स जो होते हैं ये अर्बन एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। बाज़ दफ़ा ये किसी जगह पे किसी प्रोजेक्ट पे इंक्रोच भी कर रहे होते हैं, इनका कोई यहाँ पर डेवलप ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, तो उसकी वजह से आपका जो सीवेज ड्रेनेज है वो नहीं होता। ठीक है, डिजीजेस का एपी सेंटर होते हैं ये स्लम्स। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल आपकी सिटी की इकोनॉमी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जितनी ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी बढ़ती कम होती जाएगी, सॉरी, उतने स्लम्स डेवलप होंगे और उतना जो है आपकी सिटी की इकोनॉमी पे, सिटी की हेल्थ पे, उसकी वाइटैलिटी पे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी, हमारा टाउन प्लानिंग और अर्बन मैनेजमेंट का रेगुलर सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स है जो लोगों की डिमांड से हमने स्टार्ट किया है और 10 डेज़ के अंदर हम कोर्स को ख़त्म कर देंगे। टाइमिंग हमारी 2 से 3 होगी दिन के वक्त, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं फुल कोर्स के लिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।